स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज से हम 12th फिजिक्स की सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है, पिछले 20 वीडियो में फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी है। नहीं देखा है तो आप एक एक वीडियो देखें और समझें कि हमने उसमें आवेश को उत्पन्न किया था, आवेश को संचित किया था, संधारित्र में संचित किया था, आवेश को उत्पन्न किया था घर्षण के द्वारा, प्रेरण के द्वारा या चालन के द्वारा। तो अब हम पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट विद्युत धारा। मतलब जो हमने आवेश उत्पन्न किया है उस आवेश को प्रवाहित करना। विद्युत धारा का मतलब जो आवेश हमने उत्पन्न किया है उस आवेश को प्रवाहित करना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो विद्युत धारा की सिंपल सी परिभाषा हमने 10th में पढ़ रखी है कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। लेकिन हमें धारा के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करना है कि धारा परिभाषा है तो याद कर सकते हम, लेकिन धारा की दिशा क्या होती है, धारा क्यों उत्पन्न होती है, किस में होती है, किसी चालक में होती हैं, कुछ चालक मतलब प्लास्टिक में उत्पन्न नहीं होती हैं, क्यों नहीं होती हैं। तो देखिए विद्युत धारा को समझाइए तो विद्युत धारा की परिभाषा है चालक के किसी बिंदु से नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आप से लिख लेना। क्या है? चालक के किसी बिंदु से, चालक किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का सूत्र क्या होगा? आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। एकांक आवेश जो एकांक समय है, यदि t का मान 1 है, इसमें क्या लिखा हमने? एकांक समय है। देखिए t की वैल्यू यदि 1 है तो धारा किसके बराबर होगी? आवेश के बराबर। मतलब किसी बिंदु से एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसकी मात्रा को ही धारा कहते हैं। लो, वास्तव में धारा प्रवाहित हो रही, मतलब किसके कारण धारा प्रवाहित हो रही? आवेश के कारण। अब धारा का यदि मात्रक हम जाने तो सूत्र देखिए, आवेश बटे समय। आवेश का मात्रक कूलाम और समय का सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड। या इसका एक और मात्रक एम्पियर। क्या है? एम्पियर। हम धारा का मात्रक कूलाम पर सेकेंड बताएं या एम्पियर बताएं? दोनों किसका मात्रक है? धारा के मात्रक। लेकिन जनरली हम अधिकतर एम्पियर मात्रक यूज करते हैं। अब जो धारा की दिशा है, धारा की दिशा किधर होती है और किस पर डिपेंड करती हैं? तो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बाह्य परिपथ में, बाह्य परिपथ में बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती हैं। बैटरी का सिंबल होता है, आपने देखा भी होगा, ये होता है प्लस टर्मिनल और ये होता है माइनस टर्मिनल। अब इस परिपथ में हम जोड़ दे, मान लो हम एक बल्ब जोड़ दिया इस प्रकार से, तो जो धारा की दिशा होगी बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, ये धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर बल्ब में से होकर इधर जाएगी। अब धारा की दिशा, या ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। जब आवेश प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन के कारण, तो धारा प्रवाहित भी किसके कारण होगी? इलेक्ट्रॉन। तो जो धारा की दिशा होती है इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस से कहाँ जाएंगे? प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत दो चीजें हम बता सकते हैं। विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, या इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत। इधर इलेक्ट्रॉन गति करेंगे उसकी विपरीत दिशा में
धारा की दिशा होगी। देखिए अब धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। धारा सदिश राशि अदिश राशि। अब सदिश राशि की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, वो सदिश राशि होती है। अब देखिए धारा का परिमाण भी है, मान लो 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर धारा। धारा की दिशा भी है प्लस से माइनस की ओर। तो हमारी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग धारा हम बता सकते हैं, कोई पूछेगा कि धारा सदिश राशि है, जनरली हम क्या बताएंगे, धारा सदिश राशि है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि धारा का मात्रक होता है, धारा का परिमाण होता है और दिशा दोनों होती है। लेकिन धारा एक अदिश राशि है, धारा सदिश राशि न होकर अदिश राशि होती है। हम जनरली रट लेते हैं कि होगी धारा अदिश राशि, लेकिन दिशा है फिर भी अदिश राशि क्यों है? दिशा है धारा की, हमने जब तक पढ़ रखा है कि किसी भौतिक राशि की दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वो सदिश राशि होती है। लेकिन अदिश क्यों है? तो सदिश की एक और कंडीशन है तीसरी। पहली तो है परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन सदिश राशि क्या होती है? सदिश योग नियम का पालन करती है, सदिश योग के नियम का पालन करती है। अब सदिश योग नियम का पालन का मतलब क्या है? जो भी हम किसकी बात करें सदिश योग नियम में, पहले धारा की बात करें हम, धारा की बात करें हम तो देखिए जैसे मान लो एक वायर यहाँ से जा रहा है, अब 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, 5 एम्पियर, ये इधर कनेक्ट कर दिया हमने, इधर कनेक्ट कर दिया। अब इधर भी धारा जाएगी, मान लो 2 एम्पियर, इधर भी कितनी जा रही है, ये देखिए ये बनाए हम, तार जा रहा है, इधर जा रही धारा और इधर जा रही, ये 5 एम्पियर धारा है, ये 10 मान ले, कितनी है 10 एम्पियर, इधर कितनी जा रही है 5 एम्पियर, इधर भी कितनी जा रही है 5 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए 5 एम्पियर धारा इधर जा रही है, 5 एम्पियर धारा इधर जा रही है। सदिश योग नियम क्या है कि दोनों समान धारा, समान जो मान है वो विपरीत दिशा में होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। किसका नियम है? सदिश का नियम, सदिश योग नियम का पालन करते हैं। दोनों का योग होगा वो क्या होगा? 0 होगा। तो 5 और इधर माइनस के 5 हो जाए, क्या 0, लेकिन वास्तव में धारा 0 होती है क्या? दोनों दिशा में हम धारा ले जाते हैं, लेकिन वास्तव में 0 नहीं होती। मतलब जो धारा है वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। अगर ये सदिश योग नियम का पालन करती है 5 एम्पियर क्या हो जाता? 0, मतलब आगे कोई धारा नहीं जाती। लेकिन हमारे घर में भी देखा है हमने, कनेक्शन कर रखा है, तो धारा 0 नहीं होती, मतलब धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। तो यही मेन कारण है कि धारा अदिश राशि, क्योंकि यह सदिश योग नियमों का पालन नहीं करती है। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए हमें कि धारा अदिश राशि है, दिशा है फिर भी अदिश राशि है। क्यों? अब विद्युत धारा का कारण देखेंगे। विद्युत धारा का प्रमुख कारण है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन है चालक में तो धारा प्रवाहित होगी, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो चालक में धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे लोहा, तांबा, इनमें अत्यधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से बहुत तेजी से होता है। लेकिन प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में जो भी पदार्थ बना है इलेक्ट्रॉन से ही बना है। लेकिन विद्युत धारा के लिए क्या चाहिए हमें? मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री इलेक्ट्रॉन जिस पदार्थ में होंगे उसमें धारा प्रवाहित होगी। अब ये तो पदार्थ की बात। अब
मुक्त आयन भी होते हैं, मुक्त आयन। जैसे हम बात करें नमक की, नमक क्या है, NaCl। अगर नमक में से कोई धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी। उसमें आयन है, आयन तो उसमें है, लेकिन उससे धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब उस नमक को हम पानी में घोल देंगे। जैसे मान लो नमक है, नमक को हमने पानी में घोल दिया। नमक क्या है, NaCl। तो ये Na+ और Cl- अलग अलग आयन बन जाएंगे। घोलने पर क्या हो जाएगा, अलग अलग आयन बन जाएंगे, Na+ और Cl-। दोनों को कनेक्ट करेंगे अपन परिपथ में। जैसे मान लो इधर एनोड और कैथोड लगा के उसको किसी बल्ब से कनेक्ट करेंगे तो बल्ब जलने लगेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है विद्युत धारा का, ये दो कारण हो सकते हैं, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और एक मुक्त आयन। मुक्त आयन किसमें होते हैं, सेल में। किसमें होते हैं, सेल में। रासायनिक परिपथ में जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, मुक्त आयन के कारण, सेलों में जनरली। तो ये विद्युत धारा का कारण। अब जो एमीटर होता है, एमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन होता है। अब एमीटर एक यंत्र है जिससे विद्युत धारा नापी जाती है, और एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। मेन प्रमुख इंपॉर्टेंट बात है कि अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किसमें करते हैं, श्रेणी क्रम, मतलब एक ही लाइन में संयोजित करते हैं। एमीटर जनरली आपने देखा होगा, नहीं देखा हो, जिसपे एक पैमाना होता है। जैसे मान लो 0, 5, 10, 15, इसमें ए लिखा होता है। तो इसमें कितनी एम्पियर धारा है वो ज्ञात करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ए मीटर का। और ए मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, सदैव। जैसे मान लो ए मीटर जोड़ा है, इसके साथ किसी को भी जोड़ना अपने को, किसको जोड़ना है, प्रतिरोध को जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, उसके आगे ही जोड़ेंगे लाइन से। अब आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। अब आदर्श अमीटर जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, 0। प्रतिरोध 0 होगा तो धारा तेजी से प्रवाहित होगी। जिसे मान लो यहां से हमने एक प्रतिरोध जोड़ दिया, ये क्या है, प्रतिरोध है। अब साथ आगे क्या है, अमीटर है। तो इसका प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिक प्रवाहित होगी, अधिक मापन करेंगे। अगर प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा इसमें से नहीं आएगी, तो माप नहीं सकते हम। तो इसका प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, मतलब जितनी भी धारा इससे प्रवाहित होती है। तो आदर्श अमीटर होना हम बोल सकते हैं कि असंभव है। आदर्श टीचर होना, आदर्श स्टूडेंट होना, आदर्श व्यक्ति होना असंभव है। कोई भी व्यक्ति आदर्श टीचर नहीं बन सकता है, कोई भी स्टूडेंट आदर्श नहीं बन सकता है। कुछ न कुछ तो कमियां हर इंसान में होती हैं। तो आदर्श अमीटर अगर होगा तो उसका प्रतिरोध 0 होगा। वैसे जनरली अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, मतलब बहुत कम होता है। तो अमीटर के द्वारा धारा का मापन करते हैं। अमीटर के बारे में विस्तृत देखेंगे हम, अमीटर कैसे बनाते हैं, कैसे मापन करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये धारा के बारे में हमने पढ़ा है। धारा क्या है, धारा का मात्रक, धारा की दिशा, दिशा होती फिर भी अदिश क्यों है, धारा के बहने का कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन, धारा को किसमें नापते हैं, किससे नापते हैं, अमीटर से। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिए आप, जैसे ये पाइप है, एक ध्यान से देखिएगा इसको। एक पाइप बनाया है, इस पाइप में पहले क्या है, क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कम है। फिर इसका क्षेत्रफल बढ़ गया है, इसका क्षेत्रफल और बढ़ा दिया। अब देखिए इसमें पानी गुजर रहा है,
तो पानी जितना इससे प्रवेश करेगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही कहाँ होगा, यहाँ। न तो अंदर से पानी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, ना अंदर पानी खत्म होगा। अब इसमें क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, यहाँ एकांक क्षेत्र में पानी की मात्रा कम होगी, यहाँ एकांक क्षेत्र में पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। क्योंकि एरिया ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस पाइप में पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब देखिए, अब मान लो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2 है, यहाँ पे धारा I3 है। तो आपके लिए एक प्रश्न है जो दे रखा है मैंने कि I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3 या I1 लेस देन I2 लेस देन I3 या I1 बराबर I2 बराबर I3। मतलब इसमें धारा I1 का मान सबसे अधिक होगा, I2 का मान उससे कम होगा, I3 का मान सबसे कम होगा, या I1 का मान सबसे कम होगा, I2 का मान उससे अधिक होगा, I3 का मान सबसे अधिक होगा, या तीनों बराबर होंगे। आप सोचे मन में और कमेंट करके बताएं कि कौन सा आंसर सही है इसमें। तो आपने सोच लिया होगा, आशा करता हूं मैं। तो इसमें देखिए, थर्ड वाला आंसर सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि जितना पानी यहाँ पर है क्षेत्रफल A1 में, उतना ही पानी A2 में है, उतना ही पानी A3 में। पानी की मात्रा बराबर है। धारा को हम पानी मान सकते हैं, धारा को क्या मान सकते हैं, पानी। मतलब क्षेत्रफल कम ज़्यादा है लेकिन पानी तो उतना ही रहेगा, मतलब धारा उतनी ही रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर रहेगी। लेकिन कुछ तो अंतर है, कुछ तो अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें जो धारा की मात्रा, जैसे मान लो एक क्षेत्रफल ले लेते हैं हम, क्षेत्रफल ले लिया हमने, लिया क्षेत्रफल, एक यहाँ क्षेत्रफल बना ले हम, एक क्षेत्रफल यहाँ बना ले। अब देखो, समान आकार के क्षेत्रफल बनाए, लेकिन पहले वाले क्षेत्रफल जो A1 बनाया हमने, इसमें कितने प्लस आ रहे, 3, मतलब इसमें आवेश ज़्यादा है। इसमें कितने आ रहे, 2 आ रहे, मतलब इसमें आवेश कम है। इसमें और आवेश क्या है, कम है। मतलब तीनों भाग में हम एकांक क्षेत्रफल लें तो धारा की मात्रा क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। जैसे टोटल धारा तो क्या है, सेम है, लेकिन एक एकांक क्षेत्रफल लें तो उसमें आवेश क्या आएगा, अलग आएगा, धारा क्या आएगी, अलग आएगी। तो क्षेत्रफल से अगर भाग दें हम तो उसमें क्षेत्रफल यदि कम है तो धारा अधिक होगी। क्षेत्रफल कम है, हमने देखा क्षेत्रफल कम है तो उसमें 3 आवेश, धारा अधिक होगी। तो इसको एक नाम दे दिया हमने, धारा घनत्व। क्या नाम दे दिया, धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल, एक धारा बटे क्षेत्रफल। जैसे पहले भाग में धारा घनत्व हम जे से नोट करेंगे, जे बराबर I1 अपॉन ए, I1 अपॉन A1, फिर I2 अपॉन A2, ठीक है। अब देखो, इसके बाद इसमें I1 I2 I3 बराबर, लेकिन क्षेत्रफल A1 कम है और अपॉन में कम है, तो J1 ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा, कम होगा। तो J1 का मान ज़्यादा है, J2 का मान उससे कम है और J3 का मान सबसे कम है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं धारा घनत्व। तो देखिए, धारा घनत्व की परिभाषा, चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल, जैसे हमने कोई क्षेत्रफल बनाया तभी उस एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। अगर तार में धारा अधिक है, कम है, लेकिन उस बिंदु पर हम धारा देखेंगे कि किसी बिंदु
से गुजरने वाली धारा का मान, ठीक है, चालक के किसी बिंदु से एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली धारा के मान को उस बिंदु का धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व बराबर होता है धारा बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक देख सकते हैं सूत्र से, धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका ऐसा मात्रक क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व एक सदिश राशि है और इसकी दिशा धारा की दिशा में ही होती है। धारा घनत्व क्या है, एक सदिश राशि है। इसमें क्या है, दिशा का महत्व है और जो गुजरने वाला है धारा है वो इसमें सदिश योग के नियम का पालन भी होगा। अब देखिए, धारा घनत्व के बाद हम 1 एम्पियर, जैसे हमने आवेश बटे कूलाम को, देखिए क्या लिख दिया था, कूलाम पर सेकेंड क्या लिख दिया था हमने, एम्पियर। तो 1 एम्पियर को परिभाषित करें हम तो 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। सिंपल सी परिभाषा, किसी चालक में 1 सेकेंड में, एकांक समय मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अगला देखिए, अनुगमन वेग, अपवहन वेग किसे कहते हैं, इसका व्यंजक नहीं। अपवहन वेग, देखिए ध्यान से समझेंगे, अपवहन वेग, इसमें परिभाषा और बड़ी लिख सकते थे हम, मैंने थोड़ी छोटी लिखी है, तो ध्यान समझिए। परिभाषा हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि किसी चालक के सिरों या चालक के सिरों में मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं तथा उनका औसत वेग शून्य होता है। अनियमित रूप से गति करते हैं, जैसे पहले वाले चित्र में देखिए, ये अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, ये अनियमित रूप से गति कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अनियमित रूप से गति करते हैं, इनका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करते, देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया, विभवांतर आरोपित कर दिया। विभवांतर आरोपित करने पर चालक के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, दिख रहा है ये ऋणात्मक सिरा है और ये कौन सा है, धनात्मक सिरे, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। ये ऋणात्मक सिरे से फिक्स हो गए, सभी इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन का आएंगे ऐसे, तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी मतलब अनुगमन वेग को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसलिए कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको, वीडी से। तो हमने सिंपल सी परिभाषा लिखी, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे, विभवांतर आरोपित करने पर उसके ऋणात्मक सिरे से, उसके अंदर चालक के ऋणात्मक सिरे से, अंदर बाहर नहीं, याद रखना, अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवहन वेग कहते हैं। अब और आगे देखें, इसका व्यंजक पूछे तो ही लिखना है, जनरली यदि पूछा अनुगमन वेग किसे कहते हैं तो बस ये परिभाषा लिखना है। देखिए, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग, जो पहले अपनों ने इसकी बात कर रहे हैं अपन, अनियमित वेग मतलब किसकी बात कर रहे हैं, इसकी चालक की, ये अनियमित वेग इसके क्या है, u1 u2 u3 un है, जितने इलेक्ट्रॉन है, तो औसत वेग u एवरेज बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 डैश 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 un अपॉन n। औसत मतलब जितने भी कण हैं उनसे भाग दे देंगे, उनके वेग निकालना औसत वेग, तो जितने कण है उससे भाग दे देंगे और औसत वेग शून्य होता है, कोई गति करेगा ही नहीं। जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका औसत वेग आपस में टकराते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, इसलिए उनका औसत वेग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने, अब सेकंड वाला चित्र देखेंगे, चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करेंगे तो वेग इनका क्या हो जाएगा, पहले u था, एक जिस कण का u1 था उसका v1 हो गया, जिसका u2 था उसका v2 हो गया, जिसका u3 था उसका v3 हो गया, जिसका un था उसका vn हो गया।
तो इसमें औसत वेग निकालेंगे तो v1 प्लस वी टू प्लस वी3 प्लस डेस 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 वी एन अपॉन एन इज इक्वल टू वी डी। इनका औसत वेग जो होगा उनको बोलते हैं अनुगमन वेग। अभी अपने परिभाषा देखी कि विभवांतर आरोपित करने पर उसके अंदर चालक के अंदर ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के माध्य वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये वीडी है। ये दोनों क्यों लिखे? क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी हमें। दोनों विभवांतर आरोपित करने से पहले औसत वेग 0, विभवांतर आरोपित करने पर औसत वेग कितना हो गया? वीडी हो गया। देखिए अब इसमें जैसे ही विभवांतर आरोपित करेंगे इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही विभवांतर आरोपित करा इसमें क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला है, बल का फार्मूला है आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र, आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। अब QE हमने जनरली पहले पढ़ा तो F बराबर क्या लिखा? QE, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? E। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आवेश कितना होगा? E। तो F बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे बल F के कारण त्वरण। जिसके वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें त्वरण होगा, मतलब वेग में परिवर्तन होगा। पहले स्थिर थी, गति करेगी या गति करेगी तो अनियमित गति करेगी तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब कोई वस्तु अनियमित गति करती है। तो हमने 11th में सबसे अच्छे तरीके से सबसे अच्छा फॉर्मूला पढ़ा, F इक्वल टू एम ए, न्यूटन के द्वितीय नियम से F इक्वल टू एम ए। यहाँ से A का मान कितना आएगा? F अपॉन एम, दिख रहा है F अपॉन एम। अब समीकरण 2 से हम किसका मान रख देंगे? F का मान रख देंगे। F इज इक्वल टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F का मान माइनस E क्या? इलेक्ट्रॉन का आवेश, याद होना चाहिए। E स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल E विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। फिर ये जो त्वरण है, ये त्वरण क्या कर रहा है? त्वरण A वेग u1 u2 डेस 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 un को v1 v2 vn कर रहा है, मतलब बल लगा रहे हैं, त्वरण क्या कर रहा है? वेग u1 को v1 कर रहा है। इसमें समय कितना लग रहा है? t1 t2 tn लग रहा है। तो हम एक एक कण का वेग परिवर्तन देखें, जैसे गति का प्रथम समीकरण से। ये भी 11th में पढ़ रखी, v बराबर u प्लस at। तो पहले कण का वेग पहले u1 था, तो अब v1 हो जाएगा। v1 कितना हो जाएगा? u1 प्लस at1, क्योंकि इसमें समय कितना लग रहा है? t1। सभी कणों के वेग को बढ़ने में, v1 होने में समय अलग अलग लगेगा। दूसरे कण का वेग v2 बराबर क्या होगा? u2 प्लस at2। अब इसी प्रकार vn बराबर क्या होगा? un प्लस atn। इन सभी को हम v1 v2 डेस 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 vn, ये सभी मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे समीकरण 1 ये थी हमारी, समीकरण 1 देखिए, ये वाली समीकरण 1, vd बराबर v1 v2 v3 सभी के मान इसमें रखेंगे। तो देखिए मान रखेंगे क्या होगा? सबसे पहले vd बराबर v1 का मान u1 प्लस at1 u2 at2 डेस 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 an, vn का मान an atn, मतलब ये यहाँ v1 था प्लस यहाँ क्या था? v2 प्लस डेस 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 यहाँ क्या था? vn। इनके मान रख दिए, निकाले ये मान रख दिए, और फार्मूले vd बराबर अपन में n था, n लिख दिया। अब इससे u1 u2 un को अलग लिख दिया, और at1 a को कॉमन निकाल लिया, t1 t2 tn को अलग कर दिया। अब ये जो है विभव आरोपित करने से पहले का वेग था, ये प्रारंभिक वेग। तो हमने स्टार्ट में लिखा है
कि जो प्रारंभ में उनका औसत वेग क्या है, 0 है, तो इनका मान 0 हो जाएगा। और ये जो मान देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो सभी का समय वेग u से v होने में सभी समय का योग जो है t1 प्लस t2 प्लस डेस 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 tn अपॉन n बराबर टाउ होगा। टाउ को बोलते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। मतलब विश्रांति काल मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। क्या है ये? टाउ। दो क्रमागत टक्करों, जो दो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उन टक्करों के बीच का समय। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए टाउ। जीरो हटा देंगे, ए टाउ। अब समीकरण जो हमारी 3 थी उससे ए का मान निकालते, ए का मान रख देंगे। समीकरण 3 से ए का मान रखने पर ए का मान कितना है? माइनस ई अपॉन एम और टाउ। यह है अनुगमन वेग का व्यंजक। अनुगमन वेग का व्यंजक। ठीक है, धन्यवाद।